हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा माई सेल्फ अमित सर, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच गए हमारे मैथमेटिक्स के। आज हम ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी चैप्टर है। बस एक फॉर्मूला लगेगा, एक मेथड लगेगा, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो करें स्टार्ट बेटा। चलो, तो जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है बर्नौलीज ट्रायल। अब बर्नौलीज ट्रायल क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं हम। अगर मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ए कॉइन। अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे हेड मिलना चाहिए, तो अगर मुझे हेड मिल जाता है देन दैट ट्रायल इज सक्सेसफुल। अगर मुझे हेड नहीं मिलता है देन दैट ट्रायल इज व्हाट, फेल्यूर। तो दो ही आउटकम आ रहे हैं, आइदर द ट्रायल इज सक्सेसफुल और इट इज फेल्यूर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर मैंने डाई रोल कर दी और मैंने कहा कि मुझे अपर फेस के ऊपर 5 चाहिए, तो अगर मुझे 5 मिल जाता है देन दैट ट्रायल इज व्हाट, सक्सेसफुल, अदरवाइज इट इज फेल्योर। तो दो ही आउटकम्स आ रहे हैं बेटा, सक्सेस और फेल्योर। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट के दो ही आउटकम्स आते हैं, आइदर सक्सेस और फेल्योर, देन दैट ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज बर्नौलीज ट्रायल। और जो ट्रायल्स है बेटा वो होने चाहिए इंडिपेंडेंट। सेकेंड ट्रायल का आउटपुट पहले ट्रायल के आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, दे मस्ट बी व्हाट, इंडिपेंडेंट। तब जाके वो जो ट्रायल्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उन्हें हम कहते हैं बर्नौलीज ट्रायल। तो बर्नौलीज ट्रायल होता क्या बेटा वो देख लो। वो होता है बेटा, ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called Bernoulli trial if it has only two possible outcomes, only two possible outcomes। और ये outcomes कैसे होने चाहिए, they must be independent, then that trial is called as बर्नौलीज ट्रायल, इज कॉल्ड एज व्हाट, बर्नौलीज ट्रायल। और जो दो आउटकम्स है बेटा वो होंगे सक्सेस और फेल्योर। क्या होंगे, सक्सेस और फेल्योर। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं कॉइन 10 टाइम्स टॉस करता हूं, कितने टाइम्स बेटा, 10 टाइम्स, और मैं कहता हूं कि मुझे 8 बार हेड मिलना चाहिए। कितनी बार, 8 बार हेड मिलना चाहिए। तो 8 बार हेड मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला। और उसी फॉर्मूले को हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं उसे हम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जस्ट एक फॉर्मूला है। क्या है वो, जस्ट एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं बेटा। वो फॉर्मूला ऐसे है, P of capital X is equal to small x is equal to NCX into P raised to X into Q raised to N minus X। अब बेटा ये सारे टर्म्स क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं बेटा। ठीक है, वो अगर क्लियर हो जाता है आपका देन दिस फॉर्मूला इज नथिंग फॉर यू, इट इज वेरी वेरी इजी। और ये ऑटोमेटिकली आपका लर्न हो जाएगा बेटा जब आप सम्स सॉल्व कर दोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा जो n है ना, ये है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। टेल मी, हमारी एग्जांपल में हमने कॉइन कितनी बार टॉस किया था, 10 टाइम्स। तो यहां पर बेटा n क्या हुआ, 10 हुआ। क्या हुआ, 10 हुआ। x क्या है बेटा, x आपका है टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। टेल मी, मुझे हेड कितनी बार चाहिए था, 8 बार हेड चाहिए था। तो कितने ट्रायल सक्सेसफुल है बेटा, 8 ट्रायल्स आर सक्सेसफुल। तो यहां पर x का जो वैल्यू है वो बन जाएगा 8। क्या बन जाएगा वो, 8 बन जाएगा। यहां पर बेटा p जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल, इन ए व्हाट, सिंगल ट्रायल। जब आपने पहली बार एक बार कॉइन को उछाला था तब हेड मिलने का जो प्रोबेबिलिटी था वो था बेटा आपका पी। तो पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल, इन ए व्हाट, सिंगल ट्रायल। बाद में बेटा क्यू जो है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन ए सिंगल ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन ए सिंगल ट्रायल। नाउ टेल मी, अगर मैं फेल्यूर एंड सक्सेस को जोड़ दे देता हूं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, क्या वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगा। टेल मी, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, वो होता है फ्रॉम 0 to 1 ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है बेटा 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है 1। अंडरस्टूड, ठीक है। अगर मैं कहता हूं बेटा फेल्योर एंड सक्सेस को मैं जोड़ देता हूं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है तो वो तो मैक्सिमम आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा 1। कितना आएगा, 1। इट मींस दैट P प्लस क्यू जो है ना, P प्लस क्यू वो बन जाएगा 1।
तो यहां से बेटा Q क्या आएगा, क्या Q आपका 1 माइनस पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस पी। तो यहां पर बेटा Q के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो है आपका 1 माइनस पी, क्या है आपका 1 माइनस पी। तो ये यूज करके हम Q निकाल लेंगे हर बार, अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेटा ये जो सारे टर्म्स है ये क्या है मैंने आपको बोल दिया है। फिर से देखो फॉर्मूला क्या है, P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। कैपिटल X जो है वो है आपका रैंडम वेरिएबल, क्या है वो रैंडम वेरिएबल। हमारी एग्जांपल में ये रैंडम वेरिएबल क्या होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर, ठीक है। स्मॉल x जो है वो x लेने वाले वैल्यूज है, वो सक्सेसफुल ट्रायल है। हमारे एग्जांपल में सक्सेसफुल ट्रायल्स कितने थे बेटा, 8 थे। इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है NCX। अब बेटा C जो है ना यहाँ पर ये है कॉम्बिनेशन, जो हमने पढ़ा था इन 11th स्टैंडर्ड। सो नॉट टू वरी, अगर याद नहीं आ रहा होगा तो हम एक बार उसे रिवाइज कर देंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बोल दूंगा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका वैल्यू कैसे निकालना है, बस उतना ही आपको करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बड़ा NCX, इट मींस दैट टोटल नंबर ऑफ ट्रायल में से एक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हम कितनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज NCX, दैट इज व्हाट NCX। यहां पर बड़ा टेल मी कि मुझे सक्सेसफुल ट्रायल्स कितनी बार मिल रहे हैं बेटा, x टाइम्स मिल रहे हैं ना। तो यहां पर आ गया p रेस टू x। एंड टेल मी मुझे फेल्यूर कितनी बार मिल रहा है, n माइनस एक्स टाइम्स मुझे फेल्यूर मिल रहा है, दैट्स वाई यहां पर आ गया q रेस टू n माइनस एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। सारे जो एग्जाम्पल्स है बेटा, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स वो यही फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ओके। और जो रिमेनिंग फॉर्मूलाज है बेटा, जो छोटे फॉर्मूलाज है वो ऐसे है। मीन दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है NP, क्या है NP। बाद में बेटा वैर ऑफ x दैट इज वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है NPQ। लास्ट फॉर्मूला दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट NPQ। बस इतने ही फॉर्मूलाज इस चैप्टर में हमें लगने वाले हैं। अगर ये फॉर्मूलाज आपके लर्न है, मेथड आपको पता है, देन दिस चैप्टर इज नथिंग फॉर यू, ठीक है। जो पहला सम हम लेने जा रहे हैं बेटा वो बहुत सोच समझ के हमने लिया है। अगर उतना ही सम आप प्रॉपरली कर लेते हो तो बाकी रिमेनिंग सारे सम्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चले बेटा करें सम सॉल्व, ओके चलो। तो जो पहला सम है आपका वो ऐसे दिया है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स। कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया है, 8 टाइम्स टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड्स, इट शोज हेड्स। फर्स्ट एग्जैक्टली 5 टाइम्स, सेकंड ए लार्जर नंबर ऑफ टाइम्स दैन टेल्स, और थर्ड है बेटा एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस। इन तीनों का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, ठीक है। टेल मी कॉइन हमने कितनी बार टॉस किया है, 8 टाइम्स टॉस किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एक बार लिख लेते हैं इन गिवन। देखो बेटा सॉल्यूशन लेट, टेल मी n क्या आना चाहिए यहां पर, क्या n बेटा 8 आना चाहिए। 8 बार हमने कॉइन को उछाला था, टॉस किया था, बराबर है। तो n जो है वो आ जाएगा 8। कैपिटल X दैट इज रैंडम वेरिएबल हम ले लेंगे नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्स। हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, हेड्स का ही तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो x क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर। अब p क्या होता है बेटा, p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल। टेल मी सिंगल ट्रायल में हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। टेल मी किसी भी इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं बेटा। मान लो हमारे पास इवेंट ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के लिए जो फॉर्मूला था क्या हमने वो ऐसे ही लिखा था, n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s ना, n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s, याद आ रहा है। ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। वो होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो जब मैं कहता हूं बेटा यहां पर कि मुझे हेड मिलना चाहिए, तो इस इवेंट के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे, एक ही आएगा हेड, तो ऊपर आ गया 1। और n ऑफ s इसके सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आएंगे, 2 आएंगे हेड एंड टेल, तो नीचे आ गया 2। तो यहां पर बड़ा p बन गया 1/2। कैसे आया, समझ में आ गया बेटा। तो यहां पर आपको p का वैल्यू भी मिल गया। अब हम निकालेंगे q का वैल्यू, किसका, q का वैल्यू। टेल मी q का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, 1 माइनस पी बताया, क्या बताया बेटा 1 माइनस पी। तो यहां पर बेटा q जो है वो आ जाएगा 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस हाफ, तो आपको मिल जाएगा हाफ ना। तो यहां पर बेटा q का वैल्यू भी आपको हाफ मिल गया। क्या मिल गया बेटा, आपको हाफ मिल गया। अब आपके पास n का वैल्यू है, p का वैल्यू है, आपके पास q का वैल्यू है।
अब हम एक बार बेटा वो जो फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो लिख लेंगे। वो फॉर्मूला क्या है देखो बेटा, एज पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉर्मूला ऐसे ही है बेटा, P of x is equal to ncx into p रेस टू x into q रेस टू n माइनस x, ये फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ टेल मी, पहला प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करना है, गेटिंग एग्जैक्टली 5 हेड्स ना, आपको 5 बार हेड मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करना है। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड आउट p ऑफ 5, मींस स्मॉल x का जो वैल्यू है वो बन जाएगा आपका 5। तो पहले केस में बेटा हमें फाइंड करना है p ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो यहां पर स्मॉल x का जो वैल्यू है वो 5 है, बाकी सारे वैल्यूज तो आपको पता है, बस ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं। देखो यहां पर n का वैल्यू है 8, c x का वैल्यू 5, p का वैल्यू 1/2 रेस टू x आपका 5 इंटू q आपका 1/2 रेस टू n माइनस एक्स, तो आ जाएगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5। ठीक है, अब बेटा यहां पर आ गया कॉम्बिनेशंस, क्या आ गया कॉम्बिनेशन। तो ये टॉपिक जो है ना वो साइड में हम एक बार पढ़ लेते हैं इन शॉर्ट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था इन 11th स्टैंडर्ड उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा वो देख लो, कि मान लो हमारी क्लास में बेटा 50 स्टूडेंट्स हैं, देर आर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ठीक है, और आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं 3 स्टूडेंट्स, तो 3 स्टूडेंट्स को मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कॉम्बिनेशंस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कॉम्बिनेशंस। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, उन तरीकों को हम कहते हैं बेटा कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस होता क्या है बेटा, नंबर ऑफ सिलेक्शंस होता है, क्या होता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस होता है, और उससे हम डिनोट करते हैं ऐसे NCR, NCR। इट मीन्स दैट मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से मैं r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस, और उन्हें हम लिखते हैं NCR, उसे हम डिनोट करते हैं NCR ऐसे। ठीक है, देखो यहां पर अगर मेरे पास 5C2 है, मीन्स 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से बेटा मैं 3 ऑब्जेक्ट्स मान लो 5C3, 3 ऑब्जेक्ट्स मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो यहां पर बेटा यहां पर 3 है ना, तो ऊपर मुझे बेटा 3 नंबर्स चाहिए, कितने नंबर्स चाहिए 3 नंबर्स चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 5। तो पहले आप 5 लिख दोगे, एक से कम कर दोगे 4 बन जाएगा, एक से कम कर दोगे बेटा 3 बन जाएगा, अंडरस्टूड। तो ऊपर मैंने 3 नंबर्स लिख लिए, क्यों लिख लिए समझ में आ गया। ठीक है, अब नीचे यहां पर 3 है, तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू बेटा 1, इंटू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा, एंड टेल मी 5 इंटू 2 क्या यहां पर 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। तो 5C3 का वैल्यू आ गया 10, कैसे निकाला समझ में आ गया। ठीक है, ओके चलो बेटा अब हम निकालते हैं 5C2। व्हाट वी आर फाइंडिंग 5C2, टेल मी इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां तो 2 है, तो ऊपर मुझे 2 नंबर्स चाहिए, कितने नंबर चाहिए 2 नंबर्स चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 5। तो यहां पर पहले मैं 5 लिख दूंगा, इंटू एक से कम कर दो 4 बन जाएगा, और क्या नीचे बेटा 2 इंटू 1 ही आएगा, क्या आएगा 2 इंटू 1, बिकॉज यहां पर 2 है ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो यहां पर आएगा 2 1 जा 2 2 जा, फिर से बेटा इसका भी वैल्यू मुझे 10 ही मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 10 ही मिल जाएगा। इट मीन्स दैट 5C3 एंड 5C2 दोनों का वैल्यू मुझे 10 मिला, बराबर है। तो इससे बेटा हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला ऐसे होता है, दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस। देखो यहां पर फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला बेटा ऐसे है कि NCR जो है ना वो होता है NC(n-r) होता है, ये वो फॉर्मूला होता है। ओके, NCR जो है वो होता है NC(n-r). ठीक है, ओके देखो यहां पर 5C3 था, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर यूज कर लेता हूं तो क्या 5C3 को मैं ऐसे लिख पाऊंगा 5 ना, n-r, और 5 - 3 क्या हो जाएगा बेटा 2 ही हो जाएगा। इट मीन्स दैट 5C3 जो है वो 5C2 ही है, दैट्स वाई इन दोनों का वैल्यू बेटा सेम आ गया था, अंडरस्टूड। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं लिखता 100C98, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या मुझे बेटा ऊपर 98 नंबर्स चाहिए होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 100, और नीचे क्या आएगा 98 इंटू 97 इंटू 96, ऐसे करते करते कहां तक बेटा 1 तक, तब जाके इसका वैल्यू निकलेगा।
और अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर यूज कर लेता हूं, ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पर यूज कर लेता हूं, तो क्या इसे मैं ऐसे लिख पाऊंगा, 100 आ जाएगा ना, 100 - 98 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, ऊपर मुझे सिर्फ दो नंबर चाहिए होंगे, 199, और नीचे आएगा 2 × 1, इजीली उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कॉम्बिनेशंस इन दिस चैप्टर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया बेटा। और बेटा कुछ वैल्यूज है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जो पहला वैल्यू आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, जो आपको पता होना चाहिए, वो ऐसे है कि NC0 का जो वैल्यू है वो होता है 1। क्या होता है बेटा, 1 होता है। और NC1 का वैल्यू होता है n। और NCN का वैल्यू, टेल मी, NCN मींस NC0 ना, अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा 1। क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो ये जो तीन वैल्यूज है बेटा, ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। दीज थ्री वैल्यूज यू मस्ट नो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का वैल्यू कैसे फाइंड करना होता है। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। अब यही कंसेप्ट बेटा हम यहां पर यूज कर लेंगे फॉर सॉल्विंग दिस सम, फॉर सॉल्विंग दिस सम। चलो अब मैं ये रफ कर देता हूं, छोड़ा, आ जाओ यहां पर। ठीक है, यहां पर सो इक्वल टू क्या बेटा, 8C5 के लिए मैं 8C3 लिख पाऊंगा एज पर दैट फॉर्मूला। यस सर। टेल मी, यहां पर ये 1/2 रेस टू 5 तो एज इट इज, यहां पर आएगा 1/2 रेस टू 8 - 5 3 बन गया। अब 8C3 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, क्या ऊपर बेटा मुझे तीन नंबर्स चाहिए होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × 7 × 6, नीचे आएगा बेटा 3 × 2 × 1 ना, इंटू यहाँ पर 1/2 रेस टू 5, 1/2 रेस टू 3 बन जाएगा 1/2 रेस टू 8। ठीक है, यहाँ पर बेटा 3 1s 3 2s, यहाँ पर 2 1s 2 4s 8। ठीक है, यहाँ पर बेटा 4 × 2 = 8, 8 × 7 कितना आएगा बेटा, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56। यहाँ पर बेटा 1/8 तो 1 ही होगा, 2/8 आना चाहिए 256। तो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट बेटा 2/1 से लेके 2/10 तक ये वैल्यूज आपके लर्न ही होने चाहिए। ये आपको इन 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज इन इंजीनियरिंग लगने ही वाले हैं। 2/1 से लेके 2/10 तक ये वैल्यूज आपके लर्न ही होने चाहिए। ये वैल्यू बेटा हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं इन इंजीनियरिंग ऑल्सो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2/8 जो है वो होता है 256, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आना चाहिए बेटा वो आना चाहिए 56/256 ना। क्या आना चाहिए, 56/256, ऐसे आंसर आना चाहिए। अगर इसका डेसिमल वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, या तो फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो आ जाएगा 0.2187, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये भी आपका फाइनल आंसर ही है, यहां तक आंसर लिखा तो भी चलेगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो बेटा, अब सेकंड केस क्या है, यू हैव टू फाइंड number of heads a larger number of times than tails, larger number of times than tails। इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। टेल मी, हमने कॉइन कितनी बार टॉस किया था, 8 टाइम्स किया था। तो अगर 4 हेड्स आ जाते हैं तो 4 टेल्स आएंगे, वो तो इक्वल बन जाएंगे। लेकिन मुझे हेड्स तो ज्यादा चाहिए ना, बराबर है। तो कम से कम मुझे कितने हेड्स चाहिए बेटा, 5 चाहिए ना। तो अगर 5 हेड है तो टेल्स 3 बन जाएंगे, 6 हेड्स है तो टेल्स 2 बन जाएंगे, 7 हेड्स है तो टेल बेटा 1 ही बनेगा, और 8 हेड्स मुझे मिल जाते हैं तो टेल तो बेटा 0 ही हो जाएंगे। तो मुझे कम से कम कितने हेड चाहिए होंगे, 5 हेड चाहिए होंगे, तब जाके नंबर ऑफ हेड्स विल बी लार्जर देन व्हाट नंबर ऑफ टेल्स। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। तो यहां पर इन सेकेंड केस आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना है बेटा वो ऐसे है, यू हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 निकालना है आपको। You have to find out probability of x greater than or equal to 5. It means that probability of 5 plus probability of 6 plus probability of 7 plus probability of 8, इन सभी का बेटा आपको निकालना है सम। इन सारे टर्म्स के लिए बेटा आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो सेम फॉर्मूला इन चारों टर्म्स के लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक ठीक है। टेल मी, इन फर्स्ट टर्म x का वैल्यू कितना बेटा 5 है, सेकंड टर्म में 6 है, थर्ड टर्म में 7 है, फोर्थ टर्म में बेटा वो 8 है। बाकी वैल्यूज आपको पता है, n का वैल्यू, p का वैल्यू बराबर है q का वैल्यू बराबर है। ठीक है, चलो यहां पर
तो हम वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं फॉर दीज 4 टर्म्स। नॉट टू वरी बेटा, ये दिखने में बड़ा लगता है, ठीक है, जब आप सॉल्व करने जाओगे तो वो इजी बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर x का वैल्यू तो 5 है, सो एज पर दैट फॉर्मूला यहाँ पर आएगा बेटा NCX, तो यहाँ पर आएगा 8C5 इंटू यहाँ पर होता है P रेस टू x, तो यहाँ पर आएगा 1/2 रेस टू 5 इंटू यहाँ पर होता है Q रेस टू n माइनस x, तो यहाँ पर आएगा 1/2 रेस टू 8 माइनस 5। बराबर, पहला टर्म समझ में आ गया। सेकंड टर्म में बेटा x का वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पर आएगा 8C6 इंटू 1/2 रेस टू 6 इंटू 1/2 रेस टू 8 माइनस 6। थर्ड टर्म में x का वैल्यू 7 है, तो यहां पर आएगा 8C7 इंटू 1/2 रेस टू 7 इंटू 1/2 रेस टू 8 माइनस 7। ठीक है, फोर्थ टर्म में बेटा x का वैल्यू 8 है, तो यहां पर आ जाएगा 8C8 इंटू 1/2 रेस टू 8 इंटू 1/2 रेस टू 8 माइनस 8 आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये चारों टर्म्स हमने कैसे लिखे समझ में आ गया। ओके, चलो बेटा, सो इज इक्वल टू, अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा बेटा, तो चारों टर्म्स में 1/2 का जो पावर है वो आएगा बेटा 8 ही ना। देखो यहाँ पर 5 + 3 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 + 2 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 + 1 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 + 0 8 ही आ जाएगा। तो चारों टर्म्स में बेटा 1/2 रेस टू 8 ये जो टर्म है ये कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 1/2 रेस टू 8 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पर बचेगा 8C5 प्लस यहाँ पर बचेगा 8C6 प्लस यहाँ पर बचेगा 8C7 प्लस यहाँ पर बचेगा 8C8। ठीक है, सो ये 1/8 तो 1 ही होगा, यहाँ पर 2/8 होता है बेटा 256। अब इन चारों टर्म्स के लिए बेटा हम फॉर्मूला यूज करेंगे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर ना, वो फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर लेंगे। सो एज पर दैट फॉर्मूला 8C5 के लिए क्या मैं 8C3 लिख पाऊंगा? यस। प्लस 8C2 के लिए क्या मैं 8C6 के लिए क्या मैं 8C2 लिख पाऊंगा? यस। 8C7 के लिए 8C1 और 8C8 के लिए क्या मैं 8C0 ऐसे लिख पाऊंगा। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो, सो ये 1/256 एज इट इज। टेल मी 8C3 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? ऊपर मुझे 3 नंबर चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 8, तो यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे क्या 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। प्लस 8C2 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? ऊपर 2 नंबर चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 8, तो यहाँ पर आएगा 8 इंटू 7, नीचे आएगा 2 इंटू 1 प्लस 8C1। NC1 का वैल्यू कितना होता है? n होता है, सो एज पर दैट फॉर्मूला यहाँ पर इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। प्लस 8C0, टेल मी मैंने आपको NC0 कितना दिया था बेटा? 1 दिया था, सो एज पर दैट यहाँ पर 8C0 क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, अब बेटा ये 1/256, यहाँ पर बेटा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या यहाँ पर आएगा 56, क्या यहाँ पर 28, ये 8 + 1 तो एज इट इज। अब इन चारों का जो एडिशन है बेटा वो आ जाएगा आपका 93 अपॉन ये 256, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा? आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, और इसका जो डेसिमल वैल्यू है बेटा वो आ जाता है 0.3633, 0.3633 ये वैल्यू आ जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो, लास्ट जो बेटा वो था एटलीस्ट वन हेड। क्या था बेटा? एटलीस्ट वन हेड। बेटा ये जो सम है ना वो पर्पसफुली हमने लिया है, इसके अंदर हमने सब कुछ कवर किया है बेटा, एवरीथिंग, एवरी मेथड वी हैव कवर्ड। अगर ये सम आप सॉल्व कर लेते हो तो बाकी रिमेनिंग सारे सम्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा लास्ट जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमें वो है एटलीस्ट वन हेड। इट मीन्स दैट हेड जो है वो कम से कम 1 होना चाहिए, तो 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 4 5 6 7 8, तो 1 से लेके 8 तक इतने सारे टर्म्स यहां पर आपको लिखने पड़ेंगे 1 से लेके 8 तक। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है, लेकिन इतने सारे टर्म्स का कैलकुलेशन करना बेटा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी, अगर मेरे पास एक इवेंट है, इवेंट ए, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है बेटा वो बन जाता है ए डैश। क्या बन जाता है? ए डैश। ए डैश क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लेता हूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी ले लेता हूं, और अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो मुझे बेटा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, वो मिल जाएगा बेटा 1, बिकॉज ए एंड ए डैश इन दोनों में से एक कोई ना कोई तो ऑकर हो ही जाएगा 100%। बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना होता है बेटा? 1 होता है, ये भी हमने पढ़ा था इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो टेल मी यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? क्या वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाएगा?
वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेटा यहां पर हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर बेटा, इन थर्ड केस you have to find probability of x greater than or equal to 1. You have to find out probability of x greater than or equal to 1। ठीक है, तो greater than or equal to 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है क्या वो लेस देन 1 होगा? लेस देन 1। टेल मी x कौन से वैल्यूज ले रहा है? 0 से लेके 8 तक ना। नंबर ऑफ हेड्स मुझे कम से कम कितने मिलेंगे? 0। और ज्यादा से ज्यादा मुझे कितने मिलेंगे बेटा? 8, बिकॉज मैंने कॉइन टॉस किया है 8 टाइम्स। कितने टाइम्स बेटा? 8 टाइम्स। तो नंबर ऑफ हेड्स जो है मिनिमम मिलेंगे 0, मैक्सिमम मिलेंगे बेटा 8। तो 1 to 8 का जो कॉम्प्लीमेंट है क्या वो लेस देन 1 होगा? दैट इज सिर्फ 0 होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहां पर बेटा इसे हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अंडरस्टूड? ठीक है, सो इज इक्वल टू ये 1 तो एज इट इज। टेल मी लेस देन 1 मींस व्हाट? 0 ही तो बचा। तो यहां पर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। इट मीन दैट स्मॉल x का जो वैल्यू है वो क्या बेटा? 0 है। तो इस टर्म के लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो यहां पर ये 1 माइनस, यहां पर स्मॉल x का वैल्यू 0 है तो यहां पर आ जाएगा 8c0 इंटू पी का वैल्यू 1/2 रेस्ट टू x का वैल्यू 0 इंटू q का वैल्यू 1/2 रेस्ट टू n माइनस x, तो आ जाएगा 8 माइनस 0। क्या आएगा? 8 माइनस 0। ठीक है, ये 1, ठीक है, इसका वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा, इनटू इसका वैल्यू भी 1 आएगा, इनटू 1 रेस्ट टू 8 1 एंड 2 रेस्ट टू 8 256। अब बेटा इस 256 से यहां पर हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहां पर आ जाएगा 256 माइनस 1 अपॉन 256, और 256 माइनस 1 बन जाएगा 255 अपॉन 256, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर फॉर थर्ड केस। और इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो आ जाएगा 0.996। तो ये भी आपका फाइनल आंसर ही बनेगा। अंडरस्टूड बेटा? ये पहला जो सम है बेटा, इसमें हमने सारे मेथड्स, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। अब बेटा आप कोई भी सम उठा लो, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बेटा हम रिमेनिंग सम सॉल्व करते हैं, चैप्टर को खत्म कर देते हैं। ओके चलो। अब बेटा एग्जाम के लिए बचे हैं बस 3 महीने। ठीक है, अक्टूबर तो खत्म ही हो चुका है, आपके पास नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा कि इन 3 महीनों में हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। उसके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, उसका नाम है बेटा क्रैश कोर्स। ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 27 ऑफ अक्टूबर से। थियरी हम खत्म करेंगे टिल 3 ऑफ जैन तक। उसके बाद चलेंगे बेटा टेस्ट सीरीज। क्या चलेंगे? टेस्ट सीरीज। ठीक है, डेली आपका लाइव लेक्चर होगा इवनिंग 8 to 9, 1 घंटे का बेटा लाइव लेक्चर होगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आपको करना है। हर लाइव लेक्चर के बाद बेटा मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ गिने चुने क्वेश्चंस दूंगा, उतने ही क्वेश्चंस आपने डेली करने हैं। बस मैथमेटिक्स खत्म। ठीक है, कौन सा चैप्टर कब करना है, उसका टेस्ट कब देना है बेटा, ये प्री डिसाइडेड है। ये मास्टर प्लान है बेटा 3 महीनों के लिए। अगर ये प्लान आप प्रॉपरली फॉलो करते हो बेटा तो आप इजीली 95 अबो स्कोर कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है बेटा, जितना मैं लूंगा उतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर हम पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टफेस्ट चैप्टर है, हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। ये होगा फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 31 ऑफ अक्टूबर। उसके बाद लेंगे हम मैथमेटिकल लॉजिक, थोड़ा इजी वाला चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, 1 नवंबर टू 3 नवंबर। बाद में डिफरेंशिएशन 4 नवंबर टू 8 नवंबर। बाद में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव 10 नवंबर टू 13 नवंबर। बाद में इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन 14 नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर। बाद में बेटा मैट्राइसेस फ्रॉम 21 नवंबर टू 23 नवंबर। बाद में लेंगे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 24 नवंबर टू 26 नवंबर। बाद में आएगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन 27 नवंबर टू 29 नवंबर। बाद में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस 13 नवंबर टू 4 दिसंबर। बराबर है। बाद में आएगा बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन 6 दिसंबर टू 7 दिसंबर। ठीक है, बाद में आएगा वेक्टर्स फ्रॉम 8 दिसंबर टू 13 दिसंबर। बाद में आएगा लाइन
एंड प्लेन 15 दिसंबर टू 20 दिसंबर, बाद में आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग 22 दिसंबर टू 24 दिसंबर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टिल 3 जैन हम पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। जो सिखाने वाला पार्ट होगा बेटा वो यहां पर खत्म हो जाएगा। पूरा थोरो नॉलेज आपको मिलेगा। जितने क्वेश्चंस मैं लूंगा उतने ही क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इसके बाद बेटा मैं आपको 8 दिन का प्रिपरेशन टाइम दूंगा, ठीक है। आपका टेस्ट 1 जो है ऑन पार्ट 1 वो होगा ऑन 11th ऑफ जनवरी। वो होगा बेटा सुबह 9 से लेके 12 बजे तक आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है। बाद में बेटा पार्ट 2 का जो टेस्ट है वो ले रहा हूं ऑन 18th जैन। फिर से बेटा मैं आपको 7 दिन का प्रिपरेशन लीव दे दूंगा। इन 7 दिनों बेटा 7 दिनों में आप प्रिपेयर करोगे फॉर पार्ट 2, और काफी है 7 दिन, काफी होंगे बिकॉज ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन हो चुका होगा, तो 7 दिन रिवाइज करने के लिए काफी होंगे। तो ऑन 18th जैन आप पार्ट 2 का टेस्ट दोगे, ठीक है। और फुल सिलेबस के ऊपर जो टेस्ट होगा बेटा टेस्ट 3 वो दोगे आप 25th ऑफ जैन को। इसके बाद बेटा मैं आपको 2 टेस्ट पेपर्स दे दूंगा, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स ऑन फुल सिलेबस। अगर इतना ही आपने किया बेटा तो आप इजीली अबोव 95 मार्क्स स्कोर कर पाओगे इन मैथमेटिक्स, इजीली बेटा, ठीक है। और यही प्रिपरेशन आपको लगने वाला है इन सीईटी, इन व्हाट सीईटी। उसका बैच भी हम ही कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो कुछ यहां पर पढ़ाएंगे बेटा यही यूज हो जाएगा सीईटी के लिए। किसके लिए बेटा? सीईटी के लिए, ठीक है। ओके, तो ये बेटा हमारा कोर्स जो है इसका जो फी है बेटा वो नॉमिनल फी है, नॉमिनल फी है, ठीक है। इसका जो फी होगा बेटा वो मात्र ना कि 2000 रुपीज, 2000 रुपीज हमने रखा हुआ है, लेकिन आप अगर आप एक कूपन यूज करते हो, ऐप के ऊपर कूपन आपको मिल जाएगा। अगर आप कूपन यूज करते हो बेटा तो 2000 आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली 1000 में आपका काम हो जाएगा। तो ये सब कुछ बेटा आपको मिल जाएगा मात्र 1000 रुपीज में, ठीक है। 1000 रुपीज में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। जितना मैंने बोला है बेटा उतना ही आपको करना है। बहुत प्रिसाइज स्टडी हम करेंगे, ठीक है। 3 महीनों में पूरा मैथमेटिक्स कवर, अबो 95 आप इजीली स्कोर कर पाओगे। लेकिन जितना मैंने कहा है उतना आपको करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, थोड़ा ही होमवर्क दूंगा, लेकिन हर रोज वो हो जाना ही चाहिए, तब जाके आप अबो 95 स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ओके, चलो बेटा अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। कितनी बार बेटा पेयर ऑफ डाइस को हमने थ्रो किया है? 4 टाइम्स। इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस, अगर मुझे डबलेट मिल जाता है तो मुझे सक्सेस मिल गया, ऐसे मैं कंसिडर करूंगा। डबलेट मींस व्हाट? 1 1 2 2 3 3 अप टू व्हाट 6 6। अगर अपर फेस के ऊपर मुझे सेम नंबर मिलता है इट मींस दैट मुझे क्या मिल गया? डबलेट मिल गया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। मुझे बेटा 2 सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। मैंने 2 डाइस, पेयर ऑफ डाइस कितनी बार थ्रो किया है बेटा? 4 टाइम्स। तो 4 में से 2 बार डबलेट मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे ढूंढना है, ठीक है। ओके, चलो बेटा इन सॉल्यूशन टेल मी गिवन क्या होगा? n इज इक्वल टू 4 होगा। 4 टाइम्स मैंने दोनों डाइस रोल किए हुए हैं, ठीक है। x क्या लोगे? गेटिंग डबलेट ले लोगे, ठीक है। टेल मी एक बार डबलेट मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर मैं एक बार दोनों डाइस रोल करता हूं तो डबलेट मिलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या वो 6/36 होगा बेटा, ठीक है। कितने डबलेट्स होंगे बेटा? 6 डबलेट्स होंगे, 1 1 से लेके 6 6 तक। और n ऑफ s क्या होगा? 36 होगा ना, 1 1 से लेके 6 6 तक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करते करते बेटा लास्ट रो होगा, ठीक है। और सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 36 एलिमेंट्स होंगे ना, उसमें डबलेट्स कितने होंगे? डायगोनल वाले वो होंगे बेटा 6। कितने होंगे? 6। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है बेटा डबलेट मिलने का इन 1 गो वो मिलेगा बेटा 6/36, दैट इज 1/6। तो p का वैल्यू मिल गया आपको 1/6। q का वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे। बोलो q के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 - p, तो वो आ जाएगा 5/6। अब आपके पास n का वैल्यू है, p का वैल्यू है, q का वैल्यू है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। मुझे किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? गेटिंग 2 सक्सेसेस ना, मुझे 2 बार सक्सेस मिलना चाहिए। इट मींस दैट स्मॉल x का जो वैल्यू है वो मिल गया मुझे 2। तो यहां पर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2।
अब सारे वैल्यूज आपके पास है, फॉर्मूले में पुट करो तो यहाँ पर आएगा बेटा n4c(x2), यहाँ पर p आपका 1/6 है, रेस टू x आपका 2 है, इनटू q आपका 5/6 है, रेस टू n माइनस x मींस व्हाट 4-2। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नाउ 4c2 का वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? ऊपर मुझे दो नंबर्स चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 4, तो ऊपर आएगा 4 इंटू 3, नीचे आएगा 2 इंटू 1। यहाँ पर बड़ा 1/2 इज 1, 6/2 इज व्हाट 36, यहाँ पर 5/2 ना वो आएगा 25, 6/2 आ जाएगा 36। क्या यहाँ पर बेटा 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 6/36, तो यहाँ पर 6 1 जा एंड 6 6 जा 36 होगा, तो ऊपर आएगा बेटा 25, नीचे आना चाहिए 6 इंटू 36 दैट इज 216। तो ये होगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, ऑफ गेटिंग व्हाट डबलेट। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया। चले आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसे है, देयर आर 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? Tell me how many items are there beta? 10 items are there. और आइटम बेटा डिफेक्टिव होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना परसेंट है बेटा? 5% है, ठीक है। और किसका प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढना है? नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन वन, ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव आइटम मुझे चाहिए, तो कम से कम कितना होगा? 0। तो 0 + 1 का प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढना है। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। देखो यहां पर हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है बेटा? n इज इक्वल टू 10। कितने एटम्स है बेटा? सैंपल ऑफ एटम्स कितने है बेटा? 10 है। x क्या लोगे? डिफेक्टिव आइटम्स ले लोगे, x क्या लोगे? डिफेक्टिव आइटम्स ले लोगे, ठीक है। p क्या होगा बेटा? 5% है ना, p क्या है? 5%। एक आइटम डिफेक्टिव होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, जो परसेंटेज है वो 5% है। कितने बेटा? 5%। 5% को लिखोगे कैसे? 5/100 वो होगा 1/20, तो आपको p का वैल्यू मिल गया 1/20, तो q का वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे, वो मिलेगा आपको 19/20। अब आपके पास n का वैल्यू है, p का वैल्यू है, q का वैल्यू है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लिख लो, क्या यही फॉर्मूला होता है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आपको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? क्या आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, ज्यादा से ज्यादा मुझे एक डिफेक्टिव आइटम चाहिए, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1, ठीक है। इट मींस दैट आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। इट मींस दैट आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ और 1, ठीक है। इसके लिए बेटा यही फॉर्मूला यूज करोगे। यहां पर x का वैल्यू 0 है, यहां पर x का वैल्यू बेटा 1 है, तो ये फॉर्मूला आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा। बाकी सारे वैल्यूज आपके पास है, n p q का वैल्यू आपके पास है, तो ये सारे वैल्यूज यहां पर पुट कर दो बेटा। देखो ये पहला टर्म आ गया p ऑफ 0 के लिए, ये सेकेंड टर्म आ गया p ऑफ 1 के लिए। अंडरस्टूड, ठीक है। टेल मी p 10c0 का जो वैल्यू है, क्या वो बेटा आपका यहां पर 1 ही आएगा? कितना आएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा 10c1 का वैल्यू तो 10 आ जाएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। टेल मी यहाँ पर 19 क्या 10 आ जाएगा? और नीचे बेटा 20 भी क्या आएगा? 10 ही आएगा, बिकॉज इसका तो वैल्यू 1 बन जाएगा ना बेटा। कितना बन जाएगा? 1। टेल मी यहाँ पर 19 कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, और 20 बेटा 10 ही आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर बेटा एक 1, तो 9 + 1 तो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो नीचे बेटा 20 ये दोनों तरफ है, यहां पर भी 20 9 और 19 ये क्या बेटा? कॉमन है। क्या ये कॉमन है? तो हम क्या करेंगे? 19/20 कॉमन निकाल देंगे। 19/20 मैंने कॉमन निकाल दिया दोनों टर्म से। टेल मी इस पहले वाले टर्म में क्या बचेगा? क्या यहां पर बेटा 19/20 बचेगा? बिकॉज यहां पर 19/20 था ना, हमने 19/20 तो कॉमन निकाल दिया, तो यहां पर 19/20 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? क्या यहां पर बेटा ये 10 बचेगा और यहां पर ये 20 बचेगा नीचे ना, तो 10/20 जो है, क्या यहां पर ये 1/2 आ जाएगा? क्या आएगा बेटा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। टेल मी अब इस 2 को मुझे करना है 20, तो क्या इसे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ऊपर वाले 1 को भी बेटा मुझे 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। तो देखो यहां पर ऊपर क्या आएगा, ठीक है। क्या यहां पर ये 19/20 ऊपर यहां पर बेटा आ जाएगा 29, नीचे आएगा बेटा 20, तो क्या नीचे अब ये 20 ये 20 20 बन जाएगा। तो क्या यहां पर मैं ऐसे लिख पाऊंगा 19 अपॉन 20 इंटू ये 29, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा? ये फाइनल आंसर होगा फॉर द सम, फॉर द सम। अंडरस्टूड बेटा, चले आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट सम देख लेते हैं।
5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that first all 5 cards are spade cards. They are what? Spades. ठीक है. सेकेंड जो है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स. और थर्ड जो है बेटा नन इज स्पेड, कोई भी स्पेड कार्ड नहीं है. पहला कौन सा प्रोबेबिलिटी है बेटा? पांचों के पांचों स्पेड है. ठीक है. सेकेंड क्या है? सिर्फ 3 स्पेड कार्ड्स है. और थर्ड में क्या फाइंड करना है आपको? कि नन इज स्पेड मींस 0 स्पेड कार्ड्स आपको मिल रहे हैं. ठीक है. कितने कार्ड्स हमने बाहर निकाले हैं बेटा? 5 कार्ड्स. ठीक है. आउट ऑफ 52 कार्ड्स था. 52 कार्ड में से बेटा 5 कार्ड्स मैंने बाहर निकाल दिए. कितने कार्ड्स बेटा? 5 कार्ड्स मैंने बाहर निकाल दिए. ठीक है. तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर गिवन क्या होगा? n होगा बेटा 5. 5 कार्ड्स निकाले हमने ना, तो n कितना होगा? 5. x क्या लोगे? नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स ले लोगे. क्या लोगे? नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स ले लोगे. ठीक है. ओके. p क्या होगा? कौन बोलेगा p क्या होगा? टेल मी, कितने स्पेड कार्ड्स होते हैं बेटा? क्या 13 होते हैं? और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52 है. तो क्या p आपका 13/52 आना चाहिए? क्या आना चाहिए बेटा? 13/52 आना चाहिए. अंडरस्टूड? कैसे आया वो? नाउ टेल मी, 13/52 क्या 1/4 बन जाएगा? तो यहां पर आपको p का जो वैल्यू है वो मिल गया 1/4. क्या q का वैल्यू आप निकाल पाओगे? तो q का वैल्यू आ जाएगा बेटा 3/4. कैसे निकालना है आपको पता है? q होता है 1 - p. अंडरस्टूड? अब आपके पास n है, p है, q है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला एक बार लिख लो. क्या फॉर्मूला अब आपका लर्न है? बोलो फॉर्मूला क्या है? NCX इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू n - x. ऐसे फॉर्मूला होता है. ठीक है. नाउ टेल मी, इन फर्स्ट केस आपको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? ठीक है. ऑल 5 कार्ड्स आर व्हाट? स्पेड्स. जो 5 कार्ड्स हमने निकाले थे वो सारे कार्ड्स बेटा क्या है? स्पेड्स है. मींस अभी स्मॉल x का जो वैल्यू है वो आना चाहिए आपका 5. इट मींस दैट आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5. स्मॉल x क्या मिल गया आपको? 5 मिल गया. अंडरस्टूड बेटा? ठीक है. सारे वैल्यूज यहां पर पुट कर दो फॉर्मूले में, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 5c5. n आपका 5 है, x आपका 5 है, तो यहां पर 5c5 इंटू p आपका 1/4 है, रेस टू x आपका 5 है, इंटू q आपका 3/4 रेस टू में क्या आएगा? 5 - 5 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 5 - 5 आ जाएगा. अंडरस्टूड? ठीक है. ओके. टेल मी 5c5 क्या होता है? क्या 5c0 ही होता है? क्या होता है वो? 5c0 ही होता है ना. 5c5 क्या होता है? 5c0 होता है. जस्ट होल्ड ऑन बेटा, ये क्यों नहीं चल रहा हमारा? जस्ट होल्ड ऑन. इसे क्या हो गया? Why it is not working? चलो, वर्क करना शुरू कर दिया. चलो देखो बेटा, 5c5 क्या बेटा? 5c0 हो जाएगा. यस. कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? NCR इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है NC n - r होता है. बराबर है. सो एज पर दैट फॉर्मूला 5c0 के लिए, 5c5 के लिए हम लिखेंगे 5c0. ये 1/4 रेस टू 5. क्या यहाँ पर बेटा 3/4 रेस टू 0 आ जाएगा? अंडरस्टूड? ठीक है. टेल मी 5c0 का वैल्यू क्या होता है? क्या बेटा वो 1 होता है. इसका वैल्यू 1. एनीथिंग रेस टू 0 भी 1 ही होता है, तो इन दोनों का वैल्यू 1 1 ही आना चाहिए. ठीक है. टेल मी यहाँ पर 1 रेस टू 5. ठीक है. 1 रेस टू 5 क्या होगा? क्या वो 1 ही होगा? और 4 रेस टू 5 जो है ना वो आ जाएगा बेटा 1024. क्या आ जाएगा? 1024. आई टोल्ड यू. आपको कौन से वैल्यूज लर्न करने थे? 2:1 से लेके 2:10 तक. तो 2:10 का जो वैल्यू था वो 1024 था. तो 405 का वैल्यू कितना आएगा? 1024 आ जाएगा. अंडरस्टूड? तो ये होगा आपका फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट केस. फॉरवर्ड फर्स्ट केस. समझ में आ गया बेटा? ठीक है. चलो अब सेकेंड केस में आपको ढूंढना है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स. इट मींस दैट स्मॉल x का वैल्यू यहां पर कितना है? 3 है. ठीक है. बाकी वैल्यूज तो आपको पता है. मेक यूज ऑफ दैट फॉर्मूला. ठीक है. तो यहां पर आपको निकालना है p ऑफ x इज इक्वल टू 3. वो आ जाएगा बेटा 5c3 इंटू 1/4 रेस टू 3 इंटू 3/4 रेस टू 5 - 3 ना. NCX इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n - x. ऐसे ही तो फॉर्मूला होता है. ठीक है. नाउ टेल मी 5c3. ठीक है.
क्या होगा, क्या वो 5c2 होगा एज पर दी फॉर्मूला। यहाँ पर ये 1/4 इंटू क्या यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, ठीक है। टेल मी 5c2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 इंटू 4/2 इंटू 1 इंटू क्या यहाँ पर बेटा आ जाएगा 3/2 ऊपर, नीचे क्या 4/5 आएगा, देखो ये 4/3, ये 4/2, 4/5 बन जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लो, क्या यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा, ठीक है। टेल मी 5 इंटू 2 क्या यहाँ पर 10 आ जाएगा, 3/2 क्या 9 हो जाएगा, 10 इंटू 9 क्या यहाँ पर 90 आ जाएगा। और कौन बोलेगा बेटा कि 4/5 का वैल्यू कितना होता है, क्या वो 1024 होता है। एंड टेल मी 90/1024 को क्या हम 45/512 ऐसे लिख पाएंगे। अंडरस्टूड, तो ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर फॉर सेकंड केस, फॉर व्हाट, सेकंड केस। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो बेटा थर्ड केस क्या है, नन स्पेड, ये तो बहुत इजी हो गया। नन स्पेड मींस व्हाट, एक्स का वैल्यू 0 ले लो, स्मॉल एक्स का वैल्यू 0 ले लो, तो यहां पर आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सारे वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर लो, आपको मिल जाएगा 5c0 इंटू 1/4 इंटू 3/4 माइनस 0, ठीक है। टेल मी इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू भी कितना होगा बेटा 1 ही तो होगा, तो यहां पर आएगा 3/5/4, 3/5 कितना होता है, क्या बेटा वो 243 होता है, 3/5 होता है 243 अपॉन 4/5 होता है बेटा 1024, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, क्या होना चाहिए आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज सपोज दैट 80% ऑफ ऑल फैमिलीज ओन ए टेलीविजन सेट, कितने परसेंट फैमिलीज के पास टेलीविजन सेट है बेटा, 80% फैमिलीज के पास टेलीविजन सेट है, ठीक है। इफ 10 फैमिलीज आर इंटरव्यूड एट रैंडम, 10 फैमिलीज का हमने इंटरव्यू ले लिया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 7 फैमिलीज ओन ए टेलीविजन सेट, 7 फैमिलीज के पास टेलीविजन सेट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड करना है इन द फर्स्ट केस। सेकंड क्या है, एट मोस्ट 3 फैमिलीज ओन ए टेलीविजन सेट, ज्यादा से ज्यादा 3 फैमिलीज के पास टेलीविजन सेट होने का प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढना है। ज्यादा से ज्यादा 3, ज्यादा से ज्यादा कितना, एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 3 मीन्स फॉर 0 1 2 एंड 3 ना, 0 1 2 और 3। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ओके। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज आपको ढूंढना है बेटा 1 एंड 2। चलो नाउ सॉल्यूशन में आप गिवन लिखोगे, टेल मी कितने फैमिलीज को हमने इंटरव्यू किया है, 10 फैमिलीज, तो यहां पर n जो है वो आ जाएगा 10 आपका, ठीक है। x क्या लोगे, नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग ए टेलीविजन सेट, यही तो लोगे x। p क्या बेटा, p क्या 80% है, इट मींस दैट 80/100 है, और 80/100 क्या होना चाहिए, क्या बेटा वो 4/5 होना चाहिए। p का वैल्यू भी आपको मिल गया, क्या इजीली आप q का वैल्यू ढूंढ पाओगे, 1 माइनस p होता है वो आ जाएगा 1/5, तो आपके पास अब q का वैल्यू भी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला एक बार लिख लो, फॉर्मूला आपका अभी लर्न है, ठीक है। टेल मी इन फर्स्ट केस स्मॉल x का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या बेटा वो 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो 7 होना चाहिए इन द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में आपको ढूंढना क्या है बेटा, क्या आपको p ऑफ x इज इक्वल टू 7 ढूंढना है। अब सारे वैल्यूज बेटा इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा 10c7 इंटू 4/5 इंटू 1/5 10 - 7, that is ncx into p(x) into q(n-x). टेल मी 10c7 को कैसे लिखूं, क्या उसे बेटा 10c3 मैं लिख पाऊंगा। ncr इज इक्वल टू क्या होता है, nc(n-r) होता है, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 4/7/5/7, यहां पर आएगा बेटा 1/5/3 ना, तो क्या यहां पर ऐसे आएगा, देखो 10c3 का वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू 8/3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 4/7/5 क्या 10 आ जाएगा। यहां पर कैंसिलेशन तो आप इजीली अब कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आना चाहिए 120 इंटू 4/7/5/10। इसे एज इट इज रखा तो भी चलेगा, इन थियरी एग्जाम आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको लॉग टेबल यूज करके डेसिमल वैल्यू निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो आ जाएगा 0.2014, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों भी आपके फाइनल आंसर्स ही है। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है, ओके। टेल मी इन सेकंड केस व्हाट यू हैव टू फाइंड,
At most 3 families owning a television set. At most means what? ज्यादा से ज्यादा. At most means what? ज्यादा से ज्यादा. कम से कम कितने होंगे? 0 होंगे. 0 चलेंगे, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 भी चलेगा, 3 से ज्यादा नहीं. तो क्या यहां पर आपको ढूंढना है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3. That is probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 आपको ढूंढना है. इन सारे टर्म्स के लिए बेटा आपको ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. टेल मी, पहले टर्म में x का वैल्यू कितना है? स्मॉल x का वैल्यू 0, सेकंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ टर्म में बेटा 3 है. तो सारे टर्म्स के लिए बेटा मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया. ठीक है, जो कॉमन चीज है बेटा, देखो यहां पर तो मैंने पहले लिख दिया. जो कॉमन चीज है बेटा वो कॉमन निकाल लो. टेल मी कॉमन क्या आएगा यहां पर? केयरफुली ऑब्जर्व करो. टेल मी कॉमन क्या आएगा? क्या यहां पर 5/10 है? यहां पर भी 5/10 है. क्या यहां पर भी 5/10 है? क्या यहां पर भी 5/10 है? तो बेटा 1/5/10 तो बाहर निकाल दो. 1/5/10 को बाहर निकाल दो. बाकी आप तो कैलकुलेशंस इजीली कर पाओगे. यहां पर तो 1 ही मिलेगा. यहां पर देखो 40 आ रहा है. क्या यहां पर देखो बेटा 720 आ रहा है. इजी कैलकुलेशन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, करके देख लो. दिखने में बड़ा लग रहा है बेटा, लेकिन कैलकुलेशंस बहुत ईजी है. यहां पर बेटा आ जाएगा आपका 7680. अगर इन चारों को आप ऐड कर लेते हो तो वो आ जाएगा 8441 अपॉन 5/10. ये होगा आपका फाइनल आंसर. अगर डेसिमल में निकालना चाहते हो तो डेसिमल में ये आंसर आना चाहिए. अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया? कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर पाओगे अब. ठीक है, चलो नेक्स्ट सम इज ए मशीन हैज 14 आइडेंटिकल कंपोनेंट्स दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली. एक मशीन के अंदर कितने कंपोनेंट्स है? 14 आइडेंटिकल कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, इट विल स्टॉप वर्किंग इफ 3 और मोर कंपोनेंट फेल्स. ठीक है, 3 या तो फिर 3 से ज्यादा कंपोनेंट्स अगर फेल हो जाते हैं देन द मशीन विल स्टॉप वर्किंग. मशीन विल स्टॉप वर्किंग. ठीक है, if the probability that component fails is equal to 0.1. कंपोनेंट फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है. एक कंपोनेंट फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 0.1 है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल बी वर्किंग. मशीन विल बी व्हाट? वर्किंग. मशीन वर्क करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको निकालना है. टेल मी, अगर 3 से ज्यादा कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं तो मशीन विल स्टॉप. इट मीन्स दैट 3 से कम कंपोनेंट्स फेल होने चाहिए. 3 से कम मीन्स व्हाट? 2 तक चलेंगे. 0 कंपोनेंट्स फेल हुआ तो वेल एंड गुड. एक कंपोनेंट फेल हुआ तो भी चलेगा. 2 कंपोनेंट्स फेल हुए तो भी चलेगा. ठीक है, इट मीन्स दैट आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. ये आपको ढूंढना है. ठीक है, देखो यहां पर पहले हम गिवन लिख लेंगे. टेल मी कितने आइडेंटिकल कंपोनेंट्स है? 14 तो n हो गया 14. x क्या ले लोगे? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फेल्स. ठीक है, बाद में बेटा p क्या आएगा? एक कंपोनेंट फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 0.1 है. तो क्या 0.1 1/10 होता है? तो p का वैल्यू मिल गया. क्या q का वैल्यू आपको 9/10 मिल जाएगा? 1 - p बराबर है. ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला एक बार लिख लो. बराबर है. आपको ढूंढना क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 ना, बिकॉज 3 या तो फिर उससे ज्यादा कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं देन द मशीन विल स्टॉप वर्किंग. मशीन विल व्हाट? स्टॉप वर्किंग. अंडरस्टूड? ठीक है, तो कितने कंपोनेंट्स फेल होना अलाउड है? लेस देन 3. लेस देन व्हाट? 3. ठीक है, इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? 2. यहां पर एक भी कंपोनेंट फेल हुआ नहीं है. यहां पर एक कंपोनेंट फेल हो गया, यहां पर 2 कंपोनेंट्स फेल हो गए. स्टिल द वर्क मशीन विल व्हाट? वर्क. स्टिल द मशीन विल वर्क. अंडरस्टूड? ठीक है, ओके. अब इन तीनों के लिए बेटा सेम फॉर्मूला यूज कर लो. ठीक है, टर्म्स लिख दो. क्या ये टर्म्स आप लिख पाओगे? ठीक है, ओके. और आगे बेटा कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे. आपको 9/12 अपॉन 10/14 कॉमन निकाल सकते हो आप. ठीक है, 9/12 देखो यहां पर 9/12 कम से कम वैल्यू है. ठीक है, और 10/14 तो सभी तरफ है. 10/14 तो सभी तरफ है, वो कॉमन निकाल दो. 9/12 अपॉन 10/14 मैंने कॉमन निकाल दिया. अंदर बेटा ये वैल्यूज बचेंगे. करके देख लो. कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा अब मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आप कर पाओगे. ठीक है, देखो यहां पर तो इसका जो आंसर है वो आएगा 81 + 126 + 91 और इन तीनों का सम जो है वो आ जाएगा 298. इसे आप लॉग टेबल से सॉल्व करोगे तो आंसर डेसिमल में ये आ जाएगा. ये आंसर रखा तो भी चलेगा. अंडरस्टूड? तो ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर. क्या होगा आपका फाइनल आंसर? अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ए रडार कॉम्प्लेक्स
कंसिस्ट ऑफ 8 यूनिट्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। एक रडार कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने यूनिट्स है? 8 यूनिट्स आर देयर, ठीक है। The probability that a unit detects an incoming missile is 0.9। एक यूनिट ने इनकमिंग मिसाइल डिटेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इनकमिंग मिसाइल विल फर्स्ट नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी यूनिट, किसी भी यूनिट ने डिटेक्ट नहीं किया इनकमिंग मिसाइल को, ठीक है। सेकंड, बी डिटेक्टेड बाय एटमोस्ट 4 यूनिट्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 4 यूनिट्स ने डिटेक्ट कर दिया इनकमिंग मिसाइल को, ज्यादा से ज्यादा 4 मीन 0 1 2 3 4, इन सभी का प्रोबेबिलिटी का सम आपको निकालना है। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो बेटा, ठीक है, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। गिवन, टेल मी एन कितना होगा? 8 हो जाएगा। कितने यूनिट्स है बेटा? 8 यूनिट्स है, तो एन क्या हुआ? 8 हुआ। एक्स क्या ले लोगे? एक्स ले लोगे बेटा आप नंबर ऑफ यूनिट्स डिटेक्टिंग इनकमिंग मिसाइल्स ना, नंबर ऑफ यूनिट्स डिटेक्टिंग इनकमिंग मिसाइल्स, ये आप एक्स ले लोगे, बराबर है, ठीक है, ओके। टेल मी पी क्या बेटा? पी आपका 0.9। एक यूनिट ने मिसाइल डिटेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो 0.9 है? तो यहां पर बेटा आ जाएगा 0.9, और 0.9 होता है 9/10। क्या होता है? 9/10। क्या आप क्यू ढूंढ पाओगे? क्यू बेटा आ जाएगा 1/10। एक बार फॉर्मूला लिख लो। टेल मी इन फर्स्ट केस आपको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी यूनिट। इट मींस दैट स्मॉल एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एक भी यूनिट ने इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया, इट मींस दैट स्मॉल एक्स का वैल्यू आना चाहिए 0। तो यहां पर आपको ढूंढना है बेटा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपके पास सारे वैल्यूज है, पुट कर दो बेटा वैल्यूज, आगे कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर 1/10⁸ इट मींस दैट 0.00000001 मिल जाएगा। कितने जीरोज लिखोगे? 7 जीरोज लिखोगे आप, बराबर है। तो ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है बेटा? बी डिटेक्टेड बाई एटमोस्ट 4 यूनिट्स, ज्यादा से ज्यादा 4 यूनिट्स ने इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट कर दिया। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 +1 +2 +3 +4 ना। इन पांचों टर्म के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पांचों टर्म्स के लिए बेटा मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया, ठीक है। लग बड़ा रहा है बेटा, ज्यादा बड़ा है नहीं वो, ठीक है। लिखने में ज्यादा लगेगा आपको, लेकिन जब सॉल्व करोगे आप तो इजी लगेगा, ठीक है। जो कॉमन टर्म है वो कॉमन निकाल लोगे आप, ठीक है। 1/10⁸ अंदर बेटा इनका कैलकुलेशन कर लोगे, इनका एडिशन जो है वो आ जाएगा 502435/10⁸8 अब इसका तो कैलकुलेशन आप इजीली कर पाओगे ना बेटा। 10⁸ ऊपर जाएगा, 10⁻⁸ हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दो, बराबर है। तो वो आंसर बेटा ऐसे आ जाएगा 0.005। एक्चुअल डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते 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 यहाँ तक आ गए हम, 0.005 मिल गया आपको, ठीक है। बाकी डेसिमल्स मैंने नहीं लिखे, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, अंडरस्टूड बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये आपको समझ में आ गया। अब हम ले लेते हैं बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू, वैर ऑफ एस, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले सम्स। चैप्टर खत्म, चैप्टर बेटा खत्म। बस इतना ही आपको करना है। जो सम्स हमने लिए हैं बेटा उतने ही सम्स आप कर लेते हो, तो रिमेनिंग कोई भी सम आपको दे दो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे बेटा, ठीक है, ओके। चलो यहां पर देख लो, जो नेक्स्ट सम है वो ऐसे है। ए स्टूडेंट आंसर्ड दैट मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। मीन कितना है? 18 है, ठीक है। वेरिएंस इज इक्वल टू 12, वेरिएंस 12 है। चेक वेदर द आंसर ऑफ स्टूडेंट इज करेक्ट और नॉट। जो आंसर दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं ये आपको चेक करना है, ठीक है। उसने आपको दो वैल्यूज दे दिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वैर ऑफ एक्स का वैल्यू। ये दो वैल्यूज आपको दे दिए हैं, आपको चेक करने हैं कि ये जो दो वैल्यूज उसने दिए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलो बेटा इन आंसर गिवन, गिवन है बेटा ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18, वैर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12, ठीक है। नाउ टेल मी ई ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एनपी होता है। और वैर ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला क्या? एनपीक्यू होता है। हम क्या करेंगे? वैर ऑफ एक्स अपॉन ई ऑफ एक्स निकाल देंगे। इट मींस दैट दिस अपॉन दिस, दैट इज एनपीक्यू अपॉन एनपी। क्या यहाँ पर एन एन विल गेट कैंसिल, पीपी विल गेट कैंसिल, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। टेल मी वैर ऑफ एक्स का वैल्यू है कितना? क्या वो 12 है, अपॉन ई ऑफ एक्स का वैल्यू 18 है, ठीक है। और 12 अपॉन 18 यहाँ पर क्या 2/3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू मिल गया आपको 2/3, ये मिल गया आपको क्यू का वैल्यू। किसका वैल्यू मिल गया आपको?
Q का वैल्यू मिल गया। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नाउ टेल मी, क्या P आपका 1 माइनस क्यू होना चाहिए? क्या P आपका 1 माइनस क्यू होना चाहिए? क्या Q आपका 1 माइनस P था, तो P आपका 1 माइनस क्यू होना चाहिए। और P प्लस क्यू क्या था? 1 था। क्या था बेटा? 1 था। तो यहां पर आप P का वैल्यू निकालोगे इजीली, वो मिल गया आपको 1/3। क्या मिल गया आपको? 1/3। Q मिल गया 2/3, P मिल गया आपको 1/3। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया, ओके। चलो आगे चलते हैं। नाउ टेल मी, E ऑफ एक्स क्या का फॉर्मूला क्या है? क्या वो NP है? E ऑफ एक्स का वैल्यू NP है। टेल मी, E ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? 18 है, इज इक्वल टू ये N एज इट इज। P का वैल्यू हमने 1/3 निकाला है, ठीक है। इस 3 से यहां पर 18 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या यहां पर N इज इक्वल टू आना चाहिए 54? क्या आना चाहिए? 54। टेल मी, N होता क्या बेटा? अब हम एनालाइज कर लेते हैं। आपके पास N का वैल्यू है, आपके पास P का वैल्यू है, आपके पास Q का वैल्यू है। यहाँ पर ये P का वैल्यू है 1/3, N का वैल्यू है, ठीक है, और Q का वैल्यू भी है, ठीक है। टेल P और Q क्या बेटा? व्हाट आर P एंड Q? P क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल। Q क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इन ए सिंगल ट्रायल। तो क्या दोनों प्रोबेबिलिटीज है? टेल मी, प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? क्या वो 0 से लेके 1 तक होता है? यस। तो क्या ये दोनों वैल्यूज 2/3 एंड 1/3 0 से लेके 1 के बीच में है? यस सर, ये दोनों वैल्यूज 0 से लेके 1 के बीच में है, तो ये करेक्ट रेंज में है। टेल मी, N क्या होता है? क्या N बेटा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है? क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। तो क्या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर नंबर? क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है? यस, ये क्या बेटा? पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या ये तीनों वैल्यूज उनकी रेंज में है? तो देखो यहाँ पर P का वैल्यू 0 से लेके 1 में होना चाहिए, है। Q का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, है। N का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है। तो ये तीनों वैल्यूज बेटा उनकी रेंज में है। इट मींस दैट जो आंसर स्टूडेंट ने दिया बेटा वो कैसे है? करेक्ट है। कैसे बेटा? वो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर स्टूडेंट ने दिया है, आंसर ऑफ स्टूडेंट इज करेक्ट। आंसर ऑफ स्टूडेंट इज करेक्ट। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट सम इज, given that random variable x is the function of binomial distribution with parameters n and p, n and what? P. If n is equal to 10, p is equal to 0.4, find e of x and var of x. आपको e of x and var of x का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। सो इन सोल्यूशन टेल मी गिवन क्या क्या है बेटा? पहले हम गिवन लिख लेंगे। टेल मी गिवन क्या क्या है? क्या n इज इक्वल टू 10 दिया है आपका, एंड P जो है ना, P दिया है बेटा आपको 0.4। कितना दिया आपको? 0.4 दिया है, ठीक है। E ऑफ x आपको ढूंढना है, तो उससे पहले बेटा हम Q निकाल लेंगे। टेल मी, Q का वैल्यू क्या होता है? Q का फॉर्मूला क्या? 1 माइनस P होता है। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 0.4। तो 1 माइनस 0.4 क्या 0.6 आना चाहिए? क्या आना चाहिए बेटा? 0.6 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने Q का वैल्यू भी निकाल लिया, ठीक है। नाउ टेल मी, नाउ E ऑफ x के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? E ऑफ x के लिए फॉर्मूला क्या? NP होता है। क्या होता है बेटा? NP होता है, बराबर है, ठीक है। टेल मी, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? क्या n यहाँ पर 10 है? इनटू टेल मी p कितना है बेटा? p क्या 0.4 है, तो 10 इंटू 0.4 क्या यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा E ऑफ x का जो वैल्यू है वो हमने निकाल लिया 4। क्या निकाल लिया हमने? 4। तो ये पहला आंसर आपको मिल गया। दिस इज व्हाट फर्स्ट आंसर। E ऑफ x का वैल्यू आपको निकालना था, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। नाउ वैर ऑफ x आपको ढूंढना है। नाउ वैर ऑफ x, टेल मी वैर ऑफ x के लिए जो फॉर्मूला है, क्या मैंने आपको NPQ दिया था? क्या दिया था बेटा? NPQ, ऐसे मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। टेल मी, n का वैल्यू कितना है? क्या n बेटा आपका 10 है, इनटू p क्या बेटा आपका 0.4 है। कितना है? 0.4, ठीक है। इनटू टेल मी आपका q हमने कितना निकाला है? 0.6। कितना निकाला बेटा? 0.6 निकाला है। कितना निकाला बेटा आपका? 0.6। तो टेल मी इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? क्या यहाँ पर 0.24 आ जाएगा, और 0.24 इंटू 10 क्या यहाँ पर 2.4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2.4। तो ये जो है ये मिल गया आपको वैर ऑफ एक्स। क्या मिल गया आपको? वैर ऑफ एक्स का वैल्यू मिल गया 2.4। तो हमने दोनों वैल्यूज निकाल लिए, E ऑफ एक्स और व्हाट? वैर ऑफ एक्स। दोनों वैल्यूज हमने निकाल लिए। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते हैं। गिवन दैट रैंडम वेरिएबल x is the function of a binomial distribution with parameters n and p, where p is equal to 0.6, E of x is equal to 6, find n एंड वैर ऑफ एक्स। आपको n निकालना है और वैर ऑफ x का वैल्यू निकालना है। अंडरस्टूड? वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में पहले हम लिख लेंगे गिवन। क्या लिख लेंगे हम बेटा? गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है आपका? p इज इक्वल टू 0.6 है ना,
ठीक है। एंड ई ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, ई ऑफ एक्स का वैल्यू वो दिया है आपको 6। आपको निकालना है एन एंड वैर ऑफ एक्स का वैल्यू। पहले बेटा हम क्यू भी निकाल लेते हैं। टेल मी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्यू का फॉर्मूला 1 माइनस पी होता है? सो इज इक्वल टू 1 माइनस पी का वैल्यू 0.6, तो ये आ जाएगा बेटा 0.4। क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ओके। आपको निकालना है पहले एन, ठीक है। सो नाउ नाउ ठीक है, ई ऑफ एक्स होता क्या है? टेल मी ई ऑफ एक्स क्या एन पी होता है? क्या होता है वो? एन पी। ई ऑफ एक्स का वैल्यू आपको दिया है 6, एन का वैल्यू आपको निकालना है, तो एन एज इट इज। पी का जो वैल्यू है बेटा, पी का वैल्यू कितना दिया है? 0.6 दिया है, तो यहां पर 0.6 आ जाएगा। तो क्या n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? n इज इक्वल टू क्या वो बेटा 6 अपॉन 0.6 आना चाहिए? 6 अपॉन 0.6। सो n इज इक्वल टू 6 अपॉन 0.6 क्या 10 हो जाएगा बेटा? तो यहां पर n का जो वैल्यू है वो आ गया 10। तो यहां पर हमने n का वैल्यू भी निकाल लिया, वो आ गया बेटा 10। क्या आ गया? वो 10 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है वैर ऑफ एक्स का वैल्यू। टेल मी वैर ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ वैर ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है, क्या वो एन क्यू होता है? क्या होता है बेटा? वो एन पी क्यू होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन नाउ? इज इट 10? एन का वैल्यू बेटा 10 इंटू पी का वैल्यू बेटा 0.6 है, इंटू क्यू का वैल्यू बेटा 0.4 है। कितना है वो? 0.4 है। टेल मी 0.6 इंटू 0.4 यहाँ आ जाएगा 0.24, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 2.4। क्या आएगा? 2.4। तो वैर ऑफ एक्स जो है वो मिल गया आपको 2.4। क्या मिल गया आपको? 2.4 मिल गया। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड बेटा? तो यहां पर ये चैप्टर बेटा खत्म। जितना हमने लिया है उतना ही करो बेटा, ठीक है। आपको इजीली इस चैप्टर के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, बाय एंड ऑल दी बेस्ट।